आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है वाक्य शुद्धिकरण। बेटा एग्जाम में आपको वाक्य शुद्धिकरण 1 मार्क्स के लिए पूछेंगे। हिंदी भाषा की वर्णमालाएं और मात्राएं सही तरीके से जान लेने पर आपके लिए वाक्य शुद्ध कर लिखना आसान हो जाता है। हिंदी भाषा में कुल 12 स्वर और 33 व्यंजन है और इन्हीं को मिलाकर भाषा बनती है। तो स्वर का अर्थ होता है अ आ इ ई और व्यंजन मतलब क ख ग। यहाँ पर पहला शब्द यहाँ पर दिया गया है, ड के नीचे बिंदु लगाने पर वो ड़ बनता है, यानी ड के नीचे जब हम डॉट लगा देते हैं तो वो ड़ बनता है। उच्चारण करते समय वो ड क्या हो जाएगा, ड़। डगर, डाली, डब्बा। लेकिन जब हम डॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लड़ाई, खिलाड़ी, झगड़ा। दूसरा, ढ के नीचे बिंदु लगाने से ड़ बनता है। कैसे, जैसे ढोंग, ढ, ढूंढना, ढोल। इसमें डॉट लग गया यदि तो कैसे हो जाएगा उच्चारण करते समय, बढ़ना, पढ़ना, चढ़ना। तो यहाँ पर जो आपको दो विशेष दिया गया है, फर्स्ट आपको ड और दूसरा आपको ढ। तो प्लीज ये ध्यान दीजिए कहाँ पर डॉट लगता है और कहाँ पर डॉट नहीं लगता है। जब हम ध्वनि को अपने भीतर खींचते हैं तब छोटी मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा और छोटी ऊ की मात्रा आती है, और जब हम ध्वनि को बाहर की तरफ ढकेलते हैं तब बड़ी मात्रा यानी बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा आती है। अब छोटी ऊ और बड़ी ऊ कैसे, जैसे मैं कहती हूँ कुछ, अगर मैंने कहा कुछ मतलब ये छोटी ऊ की मात्रा है, और अगर मैं कहती हूँ पूछ, मैंने कहा पूछ, तो ये बड़ी ऊ की मात्रा है। फिर उसके बाद अगर हम छोटी ई और बड़ी ई की बात करें तो जैसे मैं बोलती हूँ बिछिया, तो बिछिया फट से अंदर की तरफ जब हम अपनी सांस को खींचते हैं तब छोटी ई की मात्रा होती है। और बड़ी ई की मात्रा कैसे, टीका, टीका बोला तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी। तो ये है जब अपने सांस को अंदर की तरफ खींचकर हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो छोटी ई और छोटी ऊ आती है। जब हम अपने ध्वनि को बाहर की तरफ ढकेलते हैं तब बड़ी ई और बड़ी ऊ आती है। सम्मान देने पर अथवा बहुवचन होने पर अनुस्वार बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर है के ऊपर डॉट है, तो है के ऊपर बिंदु कब लगता है बेटा, जब हम किसी को सम्मान देते हैं या फिर जब हम बहुवचन में बात करते हैं। यहाँ पर आपको उदाहरण दिया है, माता जी घर जाती हैं, है पर डॉट इसलिए लगा क्योंकि हमने माता जी को सम्मान दिया। दूसरा, लड़कियां घर जाती हैं, अब लड़कियां एक वचन नहीं बहुवचन है, इसीलिए है पर क्या लगा है, बिंदु। तो है पर सिर्फ दो जगह पर डॉट लगता है, एक हम जब किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तब, और एक जब हम बहुवचन में बात करते हैं तब। नेक्स्ट है आंच, कांच, चांद, इस पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। किसी की कोई वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के लिए बड़ी की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर छोटी की का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है, बाकी सब जगह पर बड़ी की का प्रयोग किया जाता है। राम की माता जी ने कहा, यहाँ पर बड़ी की का प्रयोग किया गया है। रमेश की पुस्तक थी वह, यहाँ पर बड़ी की का प्रयोग किया गया है। लेकिन नीचे है जो राम ने कहा कि, छोटी की का प्रयोग हम कब करते हैं, जब सेंटेंस को जोड़ना होता है। तो राम ने कहा कि माता जी ने बुलाया था। रमेश बोला कि पुस्तक ला दो मुझे। आगे है, वाक्य को शुद्ध करने के लिए वचन, लिंग तथा काल पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। यहाँ एक ही वाक्य दोनों वचनों, दोनों लिंगों तथा दोनों काल में लिखकर प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ आपको उदाहरण दिया है कि जब एक वचन में होता है तो सेंटेंस कैसे लिखने का, बहुवचन में होगा तो सेंटेंस कैसे लिखना है, वर्तमान में है तो किसका प्रयोग करो, भूतकाल में है तो कैसे सेंटेंस बनाओ।
तो यहाँ मैं खाना खाता हूँ ये वर्तमान काल में है, हम खाना खाते हैं ये बहुवचन में है। आपको एग्जाम में सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें से 1 से 2 गलतियां होंगी, आपको उस शब्द को शुद्ध करना है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रही हूँ और आप लोग उससे क्या करोगे, शुद्ध करोगे। वाक्य शुद्धिकरण में पहला आपको सेंटेंस जो यहाँ पर दिया गया है वो है, करामत अली गाय अपनी घर लाई। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया है करामत अली गाय अपनी घर लाई, तो बेटा यहाँ पर अपनी की जगह अपने हो जाएगा और लाई की जगह लाया हो जाएगा। तो करामत अली गाय अपने घर लाया। हमने दो यहाँ पे जो अशुद्ध थे वो शब्द को हमने शुद्ध किया, तो हम उसे अंडरलाइन करेंगे। बोर्ड के एग्जाम में भी जब आप कोई सेंटेंस में शुद्धिकरण कर रहे हो तो आप उसे अंडरलाइन करके जरूर बताइएगा। दूसरा सेंटेंस है, रंगीन फूल की माला बहुत सुंदर लग रही थी। रंगीन फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ दो गलतियां हैं, फूल की जगह फूलों होगा और बहुत की जगह बहुत होगा। हमने दो चीज यहाँ पे शुद्ध किया, दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे। इसी तरीके से एग्जाम में आपको सेंटेंस दिया जाएगा, आपको उसे शुद्धिकरण करना है जिसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है विराम चिन्ह। बच्चों, विराम चिन्ह आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि विराम चिन्ह होता क्या है। विराम शब्द का अर्थ होता है आराम या फिर रुकना, यानी भाषा में स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव आदि दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। जब हम सेंटेंस में कुछ समय के लिए रुकते हैं उस चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, नौकरानी ने कहा। हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या हो, फिर हम रुक रहे हैं, कॉमा लगेगा जिसे हम अल्प विराम कहते हैं। कहो तो पंडित जी को बुला लाए, यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है इसीलिए एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा है। और फिर क्या हो से लेकर अंत तक डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है जिसे हम दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं, यानी ये डायलॉग किसी और का है इसीलिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड का प्रयोग किया जाता है। नौकरानी ने कहा मतलब ये नौकरानी का डायलॉग है, क्या कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाए। नेक्स्ट है भाषा में प्रयुक्त होने वाले कुछ विराम चिन्ह जो कि यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। पहला है पूर्ण विराम जिसे फुल स्टॉप कहते हैं। पूर्ण विराम का जो चिन्ह है प्लीज वो ध्यान में रखिए। एक उदाहरण दिया है, मैं प्रातः 5 बजे उठता हूँ, यानी जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तब हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तब हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा अल्प विराम, यहाँ पर कॉमा जिसे तुम जाओ मैं आता हूँ, जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया है तुम जाओ मैं आता हूँ, तो दोनों के बीच में क्या है, अल्प विराम। अर्ध विराम जिसे हम सेमी कॉलम कहते हैं। आपको आगे उदाहरण दिया है, जब सावन आता है कलियां खिलती हैं, तो दोनों के बीच में अर्ध विराम लगा है। प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे आसान है क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना। राज क्यों रो रहा है, प्रश्न चिन्ह। विस्मयवाचक चिन्ह, इसका एक चिन्ह है जो कि एक्सक्लेमेशन है, क्या तुम योगाभ्यास का महत्व नहीं जानते, क्या, भाव प्रकट हो रहा है इसीलिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह जिसे हम हाइफन कहते हैं, ये हमेशा शब्दों के बीच में लगता है। निर्देश चिन्ह जैसे कि हमें डैश, जब हम उदाहरण डालते हैं जैसे एग्जाम्पल, योगाभ्यास के अनेक लाभ हैं, डैश, कौन कौन से, यह स्वास्थ्यवर्धक है, एकाग्रता बढ़ाता है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह जिसे हम
सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, यानी हिंदी में इकहरा उद्धरण चिन्ह और दुहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा का प्रयोग कब होता है? जब हम किसी और के डायलॉग को बता रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेताजी ने कहा। अब ये डायलॉग नेताजी का है, इसीलिए हम आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कहाँ होता है? जब हम किसी पुरुष, महान पुरुष का नाम लिख रहे हैं, या स्थान का नाम लिख रहे हैं, या फिर हम किसी पुस्तक का नाम लिख रहे हैं, तब हम सिंगल इन्वर्टेड का प्रयोग करते हैं, जिसे हम इकहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है, तो जो पुस्तक का नाम है वो रामचरितमानस है, इसे हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। आगे और भी उदाहरण है, लेकिन मैं जो आपको सेंटेंस दूंगी वो सेंटेंस मैं आपके टेक्स्ट बुक से दूंगी। पेज नंबर 9 पर कुछ ऐसे 10 आपको वाक्य दिए गए हैं जिनमें आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। आप एग्जाम में जब जाओगे तो आपको ऐसे ही एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें आपको विराम चिन्ह लगाना होगा। अगर आपने सही विराम चिन्ह लगाया तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा। पेज नंबर 9 पर ये सेंटेंस है, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा। ओह के बाद क्या लगेगा? एक्सक्लेमेशन लगेगा, क्योंकि भाव प्रकट हो रहा है। कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है के बाद फुल स्टॉप, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। यहाँ 2 चिन्ह हमने लगाया, ओह के बाद एक्सक्लेमेशन और लास्ट में पूर्ण विराम। मैंने कराहते हुए पूछा, थोड़े समय के लिए जब हम रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कॉमा कहते हैं। मैंने कराहते हुए पूछा, कॉमा, मैं कहाँ हूँ? क्वेश्चन मार्क। मैं कहाँ हूँ ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। तीसरा है, मजली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। यहाँ पर मजली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई के बाद अंत में आएगा फुल स्टॉप, जिसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। चौथा, केवल टीका, नथुनी और बिछिया रख लिए थे। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो हम चिन्ह कैसे लगाएंगे? केवल टीका, कॉमा, नथुनी और बिछिया रख लिए थे के बाद फुल स्टॉप लगेगा। पांचवा सेंटेंस है यहाँ पर, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। अब जल्दी जल्दी पैर बढ़ा के बाद फुल स्टॉप लगेगा और ये पूरा का पूरा डायलॉग डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। उसके बाद है, मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। मैं यहाँ पर 2 जगह पर रुकी, एक तो मानो के बाद और दूसरी उनकी एक आंख पूछ रही हो पर। तो मानो के बाद भी कॉमा आएगा, उनकी एक आंख पूछ रही हो के बाद भी कॉमा आएगा, फिर उसके बाद कहो कविता कैसी रही, यहाँ पर लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा और कहो कविता कैसी रही ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। उसके बाद आगे सेंटेंस है यहाँ पर, टांग टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। अब टांग टूटना ये मुहावरा है, इसे हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा। तो टांग टूटना ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी इकहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। उसके बाद आगे है, सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। ऐसे ही आपको सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें कोई चिन्ह नहीं लगा रहेगा, आपको उसमें चिन्ह लगाना है, तब जाकर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो आप विराम चिन्ह जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 9 पर दिया है, पहले आप उसे सॉल्व करोगे, उसके बाद आप बाहर के सेंटेंस को लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक का कीजिएगा।